लोक भवन में आज होगी कैबिनेट की बैठक। छोटे शहरों में भी 12.5 एकड़ में बन सकेगी टाउनशिप। रखे जाएंगे कई अहम प्रस्ताव। 2024 चुनाव के लिए यूपी में घमासान तेज। कल नड्डा बलरामपुर में फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल। 23 जून को बिजनौर में शाह करेंगे जनसभा। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले सीएम योगी के सख्त निर्देश। रास्ते पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं। सभी जिलों में विशेष निगरानी के आदेश जारी। तेजस्वी यादव पर गुजरात की अदालत आज सुनाएगी फैसला। गुजरातियों को ठग कहने का मामला। मोदी सरनेम पर की थी टिप्पणी। महंगाई की मार से आम जनता बेहाल। दोहरे शतक के करीब पहुंचा टमाटर। 320 रुपए में 1 किलो तक मिल रही अदरक। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर जगह मानसून का असर। देश के 24 राज्यों में होगी बारिश। दिल्ली यूपी होंगे सराबोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर ईडी ने पूर्व डायरेक्टर सचिव सावंत के घर रेड डाली है। और लखनऊ में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के 24 घंटे से उनके घर पर रेड जारी है। लखनऊ में तैनाती से पूर्व ईडी में डीडी थे सावंत और व्यवसायी मोहम्मद जिलानी के घर ईडी की छापेमारी। पूर्व डायरेक्टर सचिव सावंत को साथ ले गई है ईडी। बड़ी मात्रा में कैश, पैसे गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। आज सुबह 6 बजे तक जिलानी के यहाँ रेड चलती रही। अमेजॉन कंपनी में जिलानी के ट्रक चलते हैं। मोहम्मद जिलानी कई अलग अलग व्यापार करते हैं। शालीमार वन अपार्टमेंट में दोनों के घर हैं और यहाँ पर ईडी की छापेमारी हुई है। सुबह 6 बजे तक छापेमारी जारी रही। अमेजॉन कंपनी में जिलानी के ट्रक चलते हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सुबह 6 बजे तक छापेमारी जारी रही। अमेजॉन कंपनी में जिलानी के ट्रक चलने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मोहम्मद जिलानी के कई अलग अलग व्यापार होने की बात भी सामने आई है। शालीमार वन अपार्टमेंट में दोनों के घर होने की बात कही गई है। और आज सुबह 6 बजे तक छापेमारी जारी रही। लखनऊ से आम खबर आपको हम बता रहे हैं। ईडी ने पूर्व डायरेक्टर के घर पर छापेमारी की है। लखनऊ में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के 24 घंटे से रेड जारी है। तो पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर पर 24 घंटे से रेड जारी। लखनऊ में तैनाती से पहले ईडी में डीडी थे सावंत और अब छापेमारी हुई है। व्यवसायी मोहम्मद जिलानी के घर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा और सुबह 6 बजे तक छापेमारी लगातार जारी रही है। पूर्व डायरेक्टर सचिव सावंत को अपने साथ ले गई है ईडी। तो सचिव सावंत को ईडी अपने साथ लेकर गई है और बड़ी मात्रा में कैश, यहाँ तक कि पैसे गिनने की मशीन भी बरामद कर ली गई है। तो पैसे गिनने की मशीन भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अमेजॉन कंपनी में जिलानी के ट्रक चलते हैं। कई अलग अलग तरह के व्यापार यहाँ पर होते हैं। और सुबह 6 बजे तक जिलानी के घर पर छापेमारी जारी रही है। अमेजॉन कंपनी में जिलानी के ट्रक चलते हैं। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर मोहम्मद जिलानी कई तरीके का व्यापार भी करते हैं। कई अलग अलग व्यापार होते हैं। और वन अपार्टमेंट में दोनों के घर हैं। शालीमार वन अपार्टमेंट में ही दोनों का घर है। और ईडी ने पूर्व डायरेक्टर सचिव सावंत के घर पर रेड डाली है। और लखनऊ में पूर्व डिप्टी डायरेक्टर के घर पर 24 घंटे से रेड जारी है। लखनऊ में तैनाती से पहले ईडी में डीडी थे सचिव सावंत और रेड की बात सामने आई है। व्यवसायी मोहम्मद जिलानी के घर ईडी की छापेमारी हुई है। कई अलग अलग व्यवसाय, कई अलग अलग व्यापार इनके यहाँ पर होते हैं। और पूर्व डायरेक्टर सचिव सावंत को अपने साथ ले गई है ईडी। बड़ी मात्रा में कैश और पैसे गिनने की मशीन भी इनके पास बरामद हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतीश संगम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश, ईडी के ही पूर्व डीडी के घर पर सुबह 6 बजे तक छापेमारी लगातार जारी रही। जानकारी ये भी है कि बड़ी मात्रा में कैश और पैसे गिनने की मशीन भी बरामद हुई है। बिल्कुल, ये देखिए कि ईडी विभाग की बड़ी कार्रवाई है। खुद अपने विभाग के जो पूर्व डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं सचिन सावंत, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। न केवल लखनऊ में बल्कि मुंबई तक इसकी कार्रवाई के एक तरह से पेंच किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वहां के विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। मौजूदा समय में ये कस्टम विभाग के
जो डिप्टी कमिश्नर के पद पर इसमें तैनात हैं, जो कवायद लगाई जा रही थी कि जो कंपनी थी उसमें 500 करोड़ से अधिक चीजों को लेकर उसमें धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें ये भी एक तरह से इनको भी नाम शामिल था। इसको लेकर ये कार्रवाई की गई थी। पिछले कई समय इसमें इस तरह की कवायद जा रही थी। आज सुबह 6 बजे के समय में जब ईडी विभाग के जो अफसर हैं वो इनके घर पे पहुंचे, तो उस वक्त बड़ी संख्या में एक तरह से जो पैसे है वो बरामद किए गए। उसके कई सारे काम भी उसमें भी बरामद किए गए। बहरहाल इनकी पूछताछ की जा रही है। अभी भी छापेमारी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। लखनऊ के साथ साथ ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई में भी छापे की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उद्योग विभाग के कई ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति से शासन काम कर रही है, इसी तहत ये भी कार्रवाई भी कहीं न कहीं की जा रही है विभाग के द्वारा से। हालांकि जब शासन स्तर के जो एक तरह से मंत्री हैं, ऐसे विभाग से जुड़े लोग, उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम करे, इसमें किस तरह की चीजों को लेकर चीजें नहीं है, या फिर कोई विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी इस तरह की भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो उनके ऊपर भी कड़ी एक्शन लिया जा रहा है। विभाग इसको लेकर लगातार काम कर रही है। इसी के तहत में सचिन सामंत के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए सतीश, काफी हैरान कर देने वाली ये खबर है क्योंकि ईडी में ही पहले ये कार्यरत थे और अब ईडी के ही अफसरों ने इनके घर पर रेड डाली है। तो इससे कहीं ना कहीं जो सवाल लोग ईडी पर उठाते थे, इसके पहले जब राजनीतिक दलों पर कोई एक्शन होता है तो विपक्षी हर बार इस तरीके की जो टिप्पणी है वो कर देते हैं कि ये दल सत्ता के प्रभाव में काम करते हैं। अब ऐसे में खुद ईडी के ही लोगों पर अगर छापेमारी हो रही है तो ऐसे में ये भी कई बार साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई जो है वो ईडी की ओर से की जाती है। बिल्कुल, ये देखिए कि बड़ा एक्शन के तौर पे बड़ा संदेश भी है कि भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त हो, शासन हो या अधिकारी हो या फिर कोई भी मंत्री विधायक हो, अगर इस तरह की चीजों में अगर लिप्त पाए जाते हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। जब ईडी विभाग अपने विभाग के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो पहले से डिप्टी डायरेक्टर के पद पे तैनात रहे हो, लंबे समय तक तैनात रहे हो, अगर उस वक्त के चीजों में लिप्त पाए गए हो, अगर इस समय मौजूदा समय की स्थिति में जहां लगातार सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहा है कि सत्ता एक राजनीति के बदले की भावना के तहत काम कर रही है, तमाम जो नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन जब ईडी विभाग खुद अपने विभाग के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है तो एक तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति जो अपनाई जा रही है शासन द्वारा, वो कहीं न कहीं दर्शाया जा रहा है। उस पर एक्शन बिल्कुल साफ तौर पर देखिए ये जो कार्रवाई है इससे बड़ा संदेश भी जाता है और लगातार जो सवाल उठते थे उन पर भी कहीं ना कहीं अब जरूर लोगों को एक बार सोचना चाहिए। और सतीश देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि ईडी जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। इसके पहले भी कई अन्य जगहों पर हमने देखा है छापेमारी हुई है, यानी एक लंबे होमवर्क के बाद ईडी लगातार यहाँ पर काम कर रही है। देखिए, रिसर्च तो है, लंबा रिसर्च है, क्योंकि इस पर न केवल जानकारी के तौर पे भी बल्कि पुख्ता सबूत के तौर पे भी ये कहीं न कहीं ईडी काम करती है। इससे पहले आप देखें कि कई ऐसे विधायक रहे हैं, अभी मौजूदा समय की स्थिति के हालात की देखें तो कई ऐसे विधायक के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको सूचना मिली, लेकिन सूचना के बाद उन्होंने पूरी तरह से इसका दस्तावेज के तौर पर भी जाँच की और पूरी पड़ताल की। उसके बाद वो डायरेक्टली तौर पर एक आवाज पे छापेमारी करती है। ये सुबह की प्रक्रिया है, सुबह से लेकर तकरीबन शाम समय तक। इससे पहले आप लखनऊ में कई ऐसे उद्योग घराने थे जहाँ पे छापेमारी की गई थी, कई ऐसे मार्केट थे जहाँ पे छापेमारी की गई थी और उस वक्त बड़े एक अवैध तरीके से जो एक तरह से चीजें हैं आयकर विभाग को छिपाने के लेकर तो उस पर एक तरह से एक्शन लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल सतीश ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो व्यवसायी थे या फिर जो ईडी के पूर्व डीडी थे, क्या इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन है? क्योंकि इसके पहले कई बार हमने देखा है कि व्यवसायियों का राजनीतिक कनेक्शन भी निकलकर सामने आता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में पैसा, कैश और ये सारी चीजें बरामद हुई हैं। क्या इस तरीके की कोई जानकारी है? और अब तक क्योंकि एक 24 घंटे से ज्यादा वक्त छापेमारी जारी रही, क्या कोई अहम दस्तावेज, कुछ जानकारी मिली है? क्या अब तक कोई बात सामने आई है ऑफिशियली ईडी की ओर से? देखिए, बहरहाल की अभी की जो जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसे जो विधायक रहे हैं इसमें मौजूदा विपक्ष के शासन में, हालांकि उनका नाम भी छिपाया गया है, उसमें इनका कहीं न कहीं रोल अदा किया जा रहा है। तो उस वक्त जो इलेक्शन के समय में इनका बताया जा रहा है कि इलेक्शन में बड़े स्तर पर कहीं न कहीं धोखाधड़ी की गई थी, इसमें भ्रष्टाचार के तौर पर भी देखा जाए पैसे की हेराफेरी की गई थी, तो उसमें भी कहीं न कहीं जांच की प्रक्रिया सामने आई। बहरहाल अभी 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इसमें छापामारी की प्रक्रिया में और इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही फाइनल हो चुके हैं किन किन लोगों के साथ इनका विलिप्त पाया गया है। जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई के समय में इस तरह से मुंबई के में इस तरह ईडी के पद पर तैनात थे, तो वहां पर भी छापेमारी की जा रही है, वहां की राजनीतिक क्षेत्र की भी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सतीश, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो शालीमार वन
अपार्टमेंट में दोनों के घर होने की बात सामने आई है। इस वक्त की आम जानकारी आपको बता दें, ईडी के पूर्व डायरेक्टर सचिव सावंत के घर पर रेड पिछले 24 घंटे से लगातार जारी रही और इस रेड के दौरान बड़ी मात्रा में कैश और यहां तक कि पैसे गिनने की मशीन भी इनके पास से बरामद कर ली गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर में लखनऊ से ही आपको बताते हैं, जहां पर जीवा हत्याकांड से बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर विजय यादव पर पुलिस का नया खुलासा। 20 दिन पहले फोन खोने की कंप्लेन लिखवाई थी। साजिश के तहत विजय यादव ने बनाया था पूरा प्लान। किराकत थाने में मोबाइल खोने की सूचना दी थी। सूचना के बाद खुद इस्तेमाल कर रहा था फोन। एसआईटी टीम को पूछताछ के बाद अहम सुराग मिले हैं। 10 दिन तक चिन्हट इलाके में बनाया था ठिकाना। और अहम खबर आपको हम बता दें, विजय को संरक्षण देने वाले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। साजिश के तहत विजय यादव ने पूरा प्लान बनाया था। अहम खबर, भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके। भरत, बड़ा खुलासा हुआ है अब इस पूरे हत्याकांड के मामले में। बिल्कुल, देखिए एसआईटी की लगातार जो जांच कर रही थी उससे ये खुलासा हुआ है कि जिस मोबाइल से वो संपर्क में अपना तमाम लोगों से विजय यादव, उसने 20 दिन पहले किराकत थाने में जौनपुर के वहां पर मोबाइल गुमशुदगी की कंप्लेन लिखवाई। पूरे ये साजिश के तहत जो वो कंप्लेन लिखवाई गई थी कि पुलिस कुछ अगर मोबाइल पकड़ती है या फिर बातचीत का वो रिकॉर्ड चेक करती है तो शायद उसका नाम ना आए। पूरी मास्टर प्लानिंग थी ये, जिस तरीके से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। कोर्ट के अंदर घुसकर तमाम जो पहलू एसआईटी टीम जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन अब एक अहम खुलासा हुआ है कि जिस मोबाइल से वो लगातार टच में था लोगों के, जिसने बातें करता रहा, जिस मोबाइल से, उस मोबाइल की कंप्लेन उसने किराकत थाने में 20 दिन हत्या को अंजाम देने से पहले 20 दिन पहले कंप्लेन लिखवाई थी मोबाइल गुमशुदगी की। तमाम तरीकों से तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद कई खुलासे हो रहे हैं और एक और खुलासा साथ ही साथ जो सूत्रों से माने, लखनऊ में हत्या को अंजाम देने से पहले 10 दिन पहले जो जीवा हत्याकांड को अंजाम देने से पहले 10 दिन वो लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में ही था। मतलब कि वो पूरा एक एक चीज एंगल पहलू से अपने आप को देखना चाह रहा था कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दे कोर्ट में घुसकर। उसके लिए उसे लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 10 दिन पहले वहां कमरा लिया और 10 दिन तक वहां रहता रहा और पूरे ब्यौरा, हर एक चीज का उसने ब्यौरा जुटाया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप पुलिस उन तफ्तीश कर रही है उन लोगों की कि ये किसके संरक्षण में लखनऊ में रहा था, कौन कौन इसके संपर्क में था। तमाम पहलू से अब पुलिस जांच कर रही है और आगे हो सकता है तमाम जो खुलासे हैं वो देखने को मिले कि विजय यादव किन किन लोगों से जुड़ा था, लखनऊ में उसका किस किस लोगों ने साथ दिया पूरे मामले को लेकर, और 10 दिन तक जब लखनऊ में रहा तो किसके साथ में रहा। तमाम पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल बड़ा एक सुराग हाथ में लगा है जो साफ तौर पर यह बयान कर रहा है कि ये पूरी जो प्लानिंग है जो एक मास्टर प्लानिंग के तहत बनाई गई। बिल्कुल भरत, देखिए एक लंबे प्लान के बाद इस तरीके से हत्याकांड को संजीव जीवा की हत्या का प्लान बनाया था यहाँ पर विजय ने। लेकिन इसके पहले जब पूछताछ हुई थी तो विजय ने नेपाल कनेक्शन की बात भी कबूली थी और कहा था कि किस तरीके से पहले मिल चुका है उसे, उसने सुपारी ली थी, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। देखिए बिल्कुल, नेपाल कनेक्शन इसके स्टार्टिंग से ही जोड़े जा रहे थे कि नेपाल टच में है, क्योंकि जब ये पूरा मामला जब मीडिया में आया तो उस समय यही भी बताया गया था कि ये नेपाल के टच में था। बिल्कुल, तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक आम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बताते हैं। तो आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूटे 3 लाख रुपए। तो बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 3 लाख रुपए लूटे हैं। कश्मीरी गेट इलाके में लूट की घटना हुई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लूट की घटना हुई और बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 3 लाख रुपए लूटे हैं। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर 3 लाख रुपए लूट की बात सामने आई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बताते हैं दतिया से, जहां पर निर्माणाधीन, आपको बता दें कि नदी में डीसीएम पलटने से 12 से अधिक लोगों की जान चली गई है। और बड़ी खबर, हादसे में लगभग 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बुहारा नदी में पलटी लोगों से भरी डीसीएम। तो नदी में डीसीएम पलटी, बड़ा हादसा हुआ है और निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम पलटने से कई लोगों की जान चली गई। कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लगभग 12 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में जान गई है। नदी में डीसीएम पलटने से हादसा हुआ है। हादसे में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, बुहारा नदी में पलटी लोगों से भरी डीसीएम।
लोगों से भरी डीसीएम पलटने से बड़ा हादसा, कई लोगों की जान चली गई है। निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम पलटने से हादसा हुआ है और नदी में डीसीएम पलटने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दुखद हादसा हुआ है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बुहारा नदी में पलटी लोगों से भरी डीसीएम और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप, यहां पर लोगों का रोना बिलखना नजर आ रहा है। 12 से ज्यादा लोगों ने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। निर्माणाधीन पुल के पास डीसीएम पलट गई जिसमें लोग सवार थे और 12 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है। नदी में डीसीएम पलटने के बाद यहां पर देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लगभग 12 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आई है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग उसमें घायल भी हो गए हैं। अब देखिए डीसीएम यहां पर पलटी हुई दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बुहारा नदी में पलटी डीसीएम जिसमें कई लोग सवार थे। 12 से ज्यादा लोग तो काल के गाल में समा गए, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग फिलहाल घायल हो गए हैं। आम खबर आपको हम बताते हैं। आप देखिए इस हादसे के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी यहां पर दिखाई दे रही है। नदी में डीसीएम पलटने से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुखद हादसा, इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और राहुल बैरागी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, बेहद दुखद यह हादसा हुआ, कई लोगों की जान गई है, कैसे हुआ यह हादसा, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? जी मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहाँ पर आयशर वाहन जो पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजा राशि देने की बात कही है। हादसे की सूचना मिलते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अधिकारियों से चर्चा की है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य जारी है। जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू शुरू हो चुका है। क्या जो लोग घायल हैं इनको अस्पताल पहुंचाया गया है? घायलों की स्थिति कैसी है, उनसे जुड़ा क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं बताना चाहूंगा, 5 से करीब 7 लोगों के मरने की बात सामने आ रही है और करीब 11 से 12 लोग जो घायल है, घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका इलाज चालू है। वहीं जो बचाव दल जो है, रेस्क्यू टीम जो मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू करने में जुटी है। बिल्कुल, लेकिन राहुल ये हादसा हुआ कैसे? क्या तेज रफ्तार में थी डीसीएम या फिर किसी वाहन से टक्कर के बाद पलट गई? जी बताना चाहूंगा कि जो सूत्र बता रहे हैं कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उन्होंने अपना बैलेंस, जो वाहन था उसका बैलेंस खो दिया और जैसे ही पुलिया के पास गई और गाड़ी और अंदर गिर गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया है। बिल्कुल राहुल, अब तक जो मृतकों की संख्या है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। आपने भी कहा कि अभी फिलहाल 5 से 7 लोगों की जानकारी मिल रही है। कितने लोग सवार थे, क्या सबसे जुड़ी कोई जानकारी है आपके पास? लगभग कितने लोग घायल हो गए हैं? जी ये बताना चाहूंगा कि अभी कोई अधिकारी इस बात की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। अभी फिलहाल रेस्क्यू मौके पर चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मृतकों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा की है, वहीं जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की बात कही है। बिल्कुल राहुल, क्या इस बात की भी जानकारी मिली कि जो लोग इस डीसीएम में सवार थे वो कहाँ जा रहे थे? क्योंकि जैसा आपने बताया डीसीएम में लगभग संख्या से ज्यादा लोगों के सवार होने की बात है, क्योंकि जितने घायलों की संख्या और अगर मृतकों की संख्या को जोड़ें तो ये संख्या ज्यादा समझ में आ रही है। ऐसे में क्या इसी के चलते वाहन अनियंत्रित होकर पलटा है? जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो परिवार है ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं, खटीक समाज के लोग हैं। ये लड़की के शादी समारोह में जा रहे थे, जो आयशर ट्रक में सवार होकर, ठीक है, सभी टीकमगढ़ के जतारा जा रहे थे। इसी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, कई लोगों की जान चली गई है। बेहद दुखद यह हादसा हुआ जहां पर डीसीएम पलटने से इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बुहारा नदी में पलटी डीसीएम, जिसके बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। निर्माणाधीन पुल के पास ये दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। कई लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नदी में डीसीएम पलटने से कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। दुखद हादसा हुआ है दतिया के बुहारा गांव के पास में ये दर्दनाक हादसा। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, स्थानीयों का जमावड़ा लगा हुआ है और बुहारा नदी में किस तरीके से डीसीएम पलटी, उसके बाद कई लोग काल के गाल में समा गए। ये तस्वीरें आपको
आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर के न्यूज़ आपको दिखा रहा है। ये बेहद दुखद खबर जहां नदी में डीसीएम पलटने से कई लोगों की जान चली गई है और खुद मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। 3 दर्जन से अधिक लोग बताया जा रहा है इस हादसे में घायल हो गए हैं। अहम खबर आपको बता दें और जानकारी ये भी मिली है कि एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी लोग जा रहे थे, लेकिन उस दौरान ही हादसे का शिकार हो गए, जिनमें कई तो अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि कई जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहे हैं। तो ये बेहद दुखद हादसा हुआ है जहां पर खुद मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है दिल्ली से, जहां पर मणिपुर के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे राहुल। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर दिया है, हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। 29 और 30 जून को मणिपुर के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। यह अहम खबर आपको बता दें, लगातार मणिपुर में हिंसा को लेकर एक तरफ जहां सरकार की ओर से भी बैठकें हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 6 पुलिस आयुक्त, 10 एडीसीपी, 21 एसीपी की तैनाती कर दी गई है। लगातार यहां पर 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई जिसमें कई घरों को जला दिया गया और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके। प्रवेश, अब राहुल गांधी मणिपुर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने मणिपुर के हालातों को देखा कि किस तरीके से आगजनी की गई, लोगों की जानें चली गई, हिंसा हुई थी, लेकिन अब इन्हीं हिंसाग्रस्त इलाकों में राहुल जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से मणिपुर में पिछले 50 से मैं कहूंगा 60 दिन के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसी बीच बार बार विपक्ष के रूप में कांग्रेस अहम भूमिका निभाते हुए बार बार एक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही थी, जिसको लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय बैठक की थी। लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने जो है आवाज उठाई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अमेरिका के दौरे पे है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बैठक हो रही है। इस बैठक के कोई मायने नहीं है, फिर भी वो बैठक हुई। और उसके बाद अब कांग्रेस में जो राहुल गांधी है, जो मुखिया है, वो कल 29 और 30 जून को जो है मणिपुर के दौरे पर रहेंगे। और उन्होंने ये सारी जानकारी जो है कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी है। और उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो 2 दिन दौरा करेंगे और हिंसाग्रस्त इलाकों में जाएंगे और जो दो समुदाय आपस में टकराव कर रहे हैं उनके मुखियाओं से भी मिलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी यहाँ पर जब दौरे पर जाएंगे, क्या लगता है प्रवेश, क्योंकि देखिए लगातार बैठकें भी हुई थी, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इन हालातों को लेकर बैठक की थी। अब जब राहुल पहुंच रहे हैं तो ऐसे में मणिपुर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि पूरा विपक्ष कह रहा था कि मणिपुर की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है कांग्रेस के जो पवन खेड़ा है, उन्होंने ट्वीट कर ये साफ साफ प्रधानमंत्री से हमला बोला है। उन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि वो अमेरिका के दौरे पे घूम रहे हैं और मणिपुर में जो है आग जल रही है, उसके लिए देश का हिस्सा है मणिपुर, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी इस दौरे पर जाएंगे तो उसमें कई सुरक्षा के सवाल भी खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें कई सांसद और कई मंत्रियों तक के घर फूंक दिए गए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि जब जो आगजनी की जो घटना है वो अभी भी जारी है, कहीं ना कहीं से छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं आज के दौर में भी जारी है और मणिपुर की जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में जब राहुल गांधी का ये दौरा होगा तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल खड़ा करेगा। जी बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे राहुल गांधी और मणिपुर जाएंगे, यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ट्वीट कर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जानकारी सामने आई है। मणिपुर के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, 29 और 30 जून को मणिपुर में ही रहेंगे और मणिपुर का दौरा करेंगे, हिंसाग्रस्त इलाकों में जाएंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।
और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लूट की घटना हुई है। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर लूटे 3 लाख रुपए। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लूट की वारदात, बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 3 लाख रुपए लूट लिए। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, कश्मीरी गेट इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। दिल्ली में बेखौफ होकर बदमाश अपराध को अंजाम दे रहे हैं और बदमाशों में पुलिस का इस्तकबाल नजर नहीं आता। पिस्टल दिखाकर 3 लाख रुपए कश्मीरी गेट इलाके में लूटे जाने की बात सामने आई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है और 3 लाख रुपए पिस्टल को दिखाकर लूट ले गए ये बदमाश। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में ये वारदात हुई है। तो ये आम खबर, जहां पर बदमाशों में खौफ नजर नहीं आ रहा है, बेखौफ होकर बदमाश अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लूट की वारदात हुई है दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में, जहां पर पिस्टल दिखाकर शख्स से 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया है। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। और अगली खबर पे दिल्ली से ही, जहां पर राजधानी के प्रगति मैदान इलाके में 24 जून की सुबह हुई लूट के मामले में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को धर दबोचा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस के मुताबिक इस लूट में जो शामिल हैं, ऐसे आम लोगों से हम सभी का रोज वास्ता होता है। इन आरोपियों में से एक डिलीवरी बॉय, एक हजामत बनाने वाला, एक सब्जी वाला और एक मैकेनिक शामिल है। इन सभी ने मिलकर पहले कुछ दिन रेकी की थी और फिर 24 जून का दिन मुकर्रर करते हुए उस दिन वारदात को अंजाम दिया। घटना की फुटेज 2 दिन बाद 26 जून को सामने आई थी। 48 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली छापेमारी अभियान में 7 लोगों को धर दबोचा गया। इनमें से 2 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी तो 26 जून की रात तक ही हो गई थी। बाकी अन्य 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाबत जानकारी 27 जून को मिली है। तो ये जो दूसरा आदमी है इरफान, ये बार्बर का काम करता है, वही एक नाई की दुकान पे। इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले प्लान बनाया और फिर इन्होंने आगे कुछ बागपत के लड़के हैं, कुछ लोनी के, बेहता हाजीपुर के, उनको इन्वॉल्व किया कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हमारा परसेंटेज होगा और लूट तुम लोग हमारे साथ मिलके करो। उनको बोला गया कि तुम बाइक अरेंज करके लाओ। वो बाइक अरेंज करके लाए। 2 चोरी की बाइक थी, जो एक स्प्लेंडर और एक अपाचे। दोनों बाइक अभी रिकवर्ड है, बट दोनों के इंजन नंबर, चेसिस नंबर सैंपल किए हुए हैं। फेक नंबर प्लेट है, इसलिए अभी ये नहीं कह पा रहे हैं कि कहाँ से चोरी है। वो आगे उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कोरबा से खबर, जहां पर सूदखोर संजय आजाद के घर छापा। प्रशिक्षु आईपीएस रोम्बिस गुड़िया ने छापा मारा है। आरोपी के निशानदेही पर मिले थे अहम दस्तावेज और कर्जा देकर रख लिए थे शख्स के सभी दस्तावेज। डरा धमकाकर ब्याज लेने वाला मुख्य आरोपी अब अरेस्ट कर लिया गया है। न्यायिक रिमांड पर भेजा गया सूदखोर संजय आजाद। अहम खबर कोरबा से आपको बताते हैं, जहां पर सूदखोर संजय आजाद से जुड़ी अहम खबर। प्रशिक्षु आईपीएस रोम्बिस गुड़िया ने छापा मारा और आरोपी की निशानदेही पर अहम दस्तावेज मिले थे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कर्जा देकर शख्स के सभी दस्तावेज रख लिए थे। तो कर्जा देकर शख्स के सभी दस्तावेज रख लिए थे। आरोपी की निशानदेही पर अहम दस्तावेज मिले थे। आम खबर आपको हम बता दें। और कर्जा देकर शख्स के सभी दस्तावेज रखे गए थे। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और डरा धमकाकर ब्याज लेने वाला अब मुख्य आरोपी गिरफ्त में है। न्यायिक रिमांड पर सूदखोर संजय आजाद को भेजा गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद में बीती रात नेशनल हाईवे नंबर 19 पर सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई। बता दें कि मृतक दीपक उम्र 27 साल, अभिषेक उम्र 24 साल, दोनों की सेक्टर 24 एस्कॉर्ट कंपनी में ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने घर बदरपुर बॉर्डर लौट रहे थे कि तभी सड़क हादसे में उनकी जान गई। पुलिस ने उन्हें बताया कि बीती रात पीछे से आई पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर बैठे दीपक और अभिषेक घायल हो गए थे, जिन्हें आनंद फानन में दोनों को बीके अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने दीपक को मृत घोषित कर दिया और अभिषेक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया। लेकिन अफसोस, अभिषेक की भी इलाज के दौरान जान चली गई। फिलहाल इस हादसे में पुलिस ने मौत का शिकार हुए दीपक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं मृतक अभिषेक के शव का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। ड्यूटी करने आए थे बच्चे, ड्यूटी करके जा रहे थे 1 बजे। उसके बाद 2 दोस्त थे, दोनों साथ साथ जा रहे, फिर इनका एक्सीडेंट हुआ है।
कहाँ से करके जा रहे थे काम ये? तो मुझे पता है फरीदाबाद में आते हैं किसी कंपनी में। एस्कॉर्ट कंपनी बता रहे थे हाँ, 24 में। हाँ वहीं पे आते हैं। तो आप लोगों को जानकारी कैसे मिली? हमें सुबह पुलिस वाले ने फ़ोन किया, उन्होंने सिम निकाल के अपने नंबर से, तो उन्होंने पता किया भाई ने, सुबह आता आया नहीं है ड्यूटी से, कहाँ क्या बात है। तो पुलिस वाले ने बताया तुम्हारी गाड़ी पकड़ ली है, कागज़ ले आओ। साले क्या नाम है, क्या हुआ था? दीपक कुमार। ये ड्यूटी गए थे कल, 1-2 बजे से ड्यूटी है एस्कॉर्ट में, और दोनों दोस्त भी लगे थे तो 4 दिन हुए। बाकी जब घर सुबह पता लगी कि भाई बच्चे आए नहीं ड्यूटी से, तो तुरंत ही वहाँ से थाने से खबर गई कि आप कौन बोल रहे हो। तो फ़ोन गया सीधा दीपक के पिताजी के पास। वहाँ ने कही मैं दीपक का पिताजी बोल रहा हूँ। तो हमने आपके बच्चे की बाइक बंद कर ली है थाने में और पकड़ लिया है, आ जाओ आप, इसे ले जाओ यहाँ से। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मथुरा से खबर आपको बता देते हैं। मथुरा से खबर, वृंदावन में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए श्रद्धालु। धार्मिक यात्रा पर वृंदावन में घूमने आए थे सभी श्रद्धालु। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट ढाबा पर सभी ने रात में किया था भोजन। खाने के बाद 1 दर्जन श्रद्धालुओं की तबीयत हुई खराब। सभी को वृंदावन के 100 शैय्या अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अलवर निवासी श्रद्धालुओं ने कराई है कार्रवाई की मांग की है। धार्मिक यात्रा पर वृंदावन में घूमने आए थे सभी श्रद्धालु, हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट ढाबा पर सभी ने खाया था रात में खाना। खाने के बाद 1 दर्जन श्रद्धालुओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई। 1 दर्जन श्रद्धालुओं में 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग एक्चुअली टूरिस्ट हैं, अलवर से आए हैं। इन्होंने रात में कुछ खा लिया है ढाबे में कहीं, और उसके बाद ये बीमार हुए, वॉमिटिंग लूज मोशन हो गया है। एक ही परिवार के 16 लोग बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास 7 लोग आए हैं, बाकी लोग भी आने वाले हैं। तो इन 7 को भर्ती कर दिया है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है पूरा। फ़िलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं हम इन लोगों को, कम से कम 24 से 48 घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है। ट्रीटमेंट पूरा दे दिया गया है अंडर ऑब्जर्वेशन। खाने के बाद 1 दर्जन श्रद्धालुओं की तबीयत हुई खराब। धार्मिक यात्रा पर वृंदावन में घूमने आए थे श्रद्धालु। 1 दर्जन श्रद्धालुओं में 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। सभी को वृंदावन के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर निवासी श्रद्धालुओं ने कार्रवाई की है मांग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो जी मैं आपको बता दूं कि मथुरा वृंदावन एक तीर्थ नगरी है जहाँ पे कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जो कि भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भक्त लोग हैं वह अपने आराध्य के पास दर्शन करने आते हैं। लेकिन वहीं एक वृंदावन का मामला सामने आया है। इसको मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में एक रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा के नाम से, जिसपे श्रद्धालु आते हैं और शाम को खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती है, तो तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उन्हें जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं तो पता चलता है खाने में पोषण मिलता है। जिसके बाद उनकी जो तबीयत खराब होती है उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार होता है। मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालु आए थे वह अलवर जिले के रहने वाले हैं, राजस्थान से आए थे, जो कि अपने परिवार के साथ आए थे। तो
जो कि शाम को रेस्टोरेंट पे खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती है, इसको लेकर वह उन्हें सोसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती कराने के बाद उनका उपचार किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं न कहीं जो रेस्टोरेंट वाले हैं वह ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसको लेकर यह मामला देखने को आया है, जिसमें 1.5 साल का बच्चा भी शामिल था। जी मैम। सुशील, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं या जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। क्या इस पर अभी तक पुलिस की कोई प्रतिक्रिया आई है? पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है ढाबा संचालक पर? जी मैं आपको बता दूं कि जो परिवार है वह लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई करेगा, जिसको लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो होटल वाले हैं, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, उसकी बहुत सी लापरवाही मिली है, जिसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस अभी करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि धार्मिक यात्रा पर वृंदावन घूमने आए थे सभी श्रद्धालु और होटल में, ढाबे में खाना खाया था, जिसके बाद सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और उसके बाद अब उस पर ढाबा संचालक पर कार्रवाई की मांग की जा रही। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए श्रद्धालु। जिला गुरदासपुर के आल्योचक गांव में 9 केनाल 7 मरले जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद में एक पक्ष ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि यह जमीन उनके दिवंगत पति कर्नल के नाम पर है, जिसमें वो काफी समय से खेती कर रहे हैं और इस जमीन का मामला माननीय न्यायालय में भी चल रहा है और माननीय न्यायालय ने उन्हें लिखित आदेश दिया है कि जब तक जमीन पर सुनवाई नहीं होगी वो खेती कर सकते हैं। लेकिन कल जब वो ज़मीन की जुताई कर रहे थे तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया है और ट्रैक्टर तालाब में फेंक दिया है और अपनी जान बचाई है। दूसरे पक्ष जिस पर गोलीबारी हुई थी उनका कहना है कि उन्होंने यह ज़मीन खरीदी है और जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और महिला के भाई गुरप्रीत सिंह ने भी कहा है कि वह झगड़ा हुआ था, वह ड्यूटी पर थे। वाइफ ऑफ लेट कर्नल यशपाल ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 9 ਕਨਾਲਾਂ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਮਾਰ के या किसी तरीके भी खराब करके तो मुड़ के उन्हें पैली वाहन की कोशिश की थी। खबर गुरदासपुर से है, जहां पर हल्का डेरा बाबा नानक के नजदीकी गांव दालम दंगल में मामला सामने आया, जहां पर एक निजी बस जो यात्रियों से भरी हुई जा रही थी मोपेड को बचाने के चक्कर में अचानक से पलट गई और 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए बटाला ले जाया गया, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी और घायलों ने कहा कि हादसा ड्राइवर और कंडक्टर की गलती से हुआ, क्योंकि ड्राइवर पीछे की सीट पर सो रहा था और कंडक्टर बस चला रहा था और अब कहा जा रहा है कि यह मोपेड चालक की गलती है जो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇਤੀ
ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਕੂਟਰੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਝੋਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਬੱਸ ਪਲਟ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਨੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝਾੜ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੱਸ ਬੜੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇੜ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਦੋਵਾਂ के ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। परवलपुर थाना क्षेत्र के करण बेगहा गांव में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने रस्सी से गला घोंटकर बुजुर्ग दादी और मासूम पोते की हत्या कर दी। घटना दोपहर की बताई जा रही है। देर शाम पड़ोसी घर गए तो डबल मर्डर का खुलासा हुआ। घटना की भनक लगने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसडीओ एसपीपीओ थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। मृतकों में किराना दुकानदार अंजलमय पटेल की 70 वर्षीय मां मीना देवी, 4 वर्षीय पुत्र अंश पटेल शामिल है। बुजुर्ग महिला का शव खाट पर जबकि बच्चे का शव फर्श पर था। दोनों के गले में रस्सी का फंदा बना है, पैर भी बंधे हैं जिससे गला घोंटकर हत्या होना प्रतीत हो रहा है। परिजन 9 लाख से अधिक की संपत्ति लूट का आरोप लगा रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि मामले की गुत्थी को सुलझाने के लिए घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है। वो रसरी से उसका गला घोट दिया गया है, लपेट के कस दिया गया है। और जो उनकी दादी हैं, बच्चा के साथ दादी ही थे, घर में 2 ही लोग थे। मौत का मैं क्या काम, हत्या क्यों किया? हत्या का कारण वही से संपत्ति है, जो भी है, ज्वेलरी वगैरह, डकैती वगैरह। हाँ, अज्ञात लोग मतलब गहना के फेर में यहाँ पर लूटपाट किया और पहचान के चलते दोनों आदमी को मार दिया। कितना काल ये लूटपाट किया होगा? करीब 8-9 लाख रुपया का है ही। तो ये दिन के उजाले में है कि रात में होता है? दिन का उजाला में ये लमसम 12-1 बजे के आसपास में हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, उसको जो खोला गया है, इनको बहुत जानकारी नहीं है क्या क्या लिया गया है, लेकिन उस ड्रॉअर को खोला गया है और ड्रॉअर में चाबी कहाँ थी, उस चाबी को यूज किया गया है। लेकिन मूल रूप से जिस बच्चे का जिस तरह से घटना किया गया है मोड़ करके गर्दन में, वो घटना कुछ और इंडिकेट करता है। संभव है कि उसको टालने के लिए और दिशा को भ्रमित करने के लिए ऐसा काम किया गया है। इसका जिन पर हम लोग गहन अनुसंधान कर रहे हैं। कितने हम लोग एफएसएल को भी बोला है, एफएसएल की टीम भी आ रही है, डॉग स्क्वाड की टीम है, उनको भी बताया है, टेक्निकल अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। ग्यारसपुर तहसील की ग्राम पंचायत गुनौठा मार्ग पर हैदरगढ़ से गुनौठा होते हुए कोलवा जागीर ग्यारहजन कोटरा नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल का कार्य प्रगति पर है और पुल का निर्माण कार्य के चलते साइड से ग्रामीणों के निकलने के लिए रास्ता तैयार किया गया था, जो कि पूरी गर्मियों में लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे। 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते वैकल्पिक रास्ता बह गया। 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों का हैदरगढ़ से ग्यारतगंज के बीच पड़ने वाले गांव के लोगों का संपर्क टूट गया है। राहगीर अपनी जान पर खेल कर नदी को पार कर रहे हैं। पोकलिन मशीन की सूंड पर बैठकर लोग नदी पार कर रहे हैं। 10 बजे की इसका इंतजाम करा जाए। पुल बंद तो लेट हो रहा, कम से कम पाइप डल दिए जाए। कहाँ आना जाना तो हो जाए, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। इसके लिए जल्दी में जल्दी इंतजाम करा जाए। पाइप तो डाल ही जाए, पुल नहीं हो पा रहा तो कहाँ आना जाना चालू हो जाए। बहुत हैरान परेशान है, ऐसा चलेगा तो काम बंद हो जाएगा। कोई इमरजेंसी बहुत पड़ती है, कोई तो आई खड़ी है पाइपों के लिए। इसकी वजह जल्दी में जल्दी काम किया जाए। चढ़ी हुई है 7 बजे से पानी भरा गया है इसमें। आप कहाँ जा रहे थे? हम गुन्नौटे जा रहे हैं दूध उठाने के लिए। नदी कितने बजे चढ़ी है? 10 बजे की। तो आप जा नहीं पा रहे हैं? जा नहीं पाए। डिंडौरी जिले के गाड़ासराई थाना क्षेत्र के उफरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बेटा सुरक्षित है। बेटे ने ही ग्रामीणों को आकाशीय बिजली गिरने की सूचना दी। सूचना मिलने पर ग्रामीण पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे।
मोगा मार्केट कमेटी के दफ्तर में विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा जांच की जा रही है। वही विभाग की टीम ने सुबह से ही मार्केट कमेटी के अधीन सभी थोक के सब्जी विक्रेताओं की किताबों का मिलान कर रेवेन्यू की जांच कर थोक सब्जी विक्रेताओं में हम जांच में शामिल हो रहे हैं और सिर्फ रेवेन्यू के मिलान की जांच की जा रही है ताकि रेवेन्यू में कोई घोटाला ना हो। जांच अधिकारियों ने बताया कि सब्जी मंडी की जाँच की जा रही है। सभी विक्रेताओं की चेकिंग कर मार्केट फीस और रेवेन्यू जाँच पड़ताल की है। अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ, ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲੈਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ बिल्कुल जी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जिला गुरदासपुर के गांव रायपुर से है, जहां पर एक प्रेमी द्वारा अपनी ही प्रेमिका के घर पहुंचकर 5 लाख रुपए न लौटाने पर जहर निगलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बहरामपुर के थाना मुखी साहिल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना मिली कि गाँव रायपुर में एक घर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने अपने 5 लाख रुपए लेने प्रेमिका से लेने थे, लेकिन बार बार मांगने पर उसने पैसे नहीं लौटाए, जिसके चलते वो उसके घर पहुंचा और उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने आरोपी बलजीत कौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है। महिला की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। पता नहीं इतना थाने फोन गया ही मिसेस भी इदा डैथ हो गई है। साढ़े गवांढी ने ये बीबी आई ही भी जाना उत्थे थाने, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਦੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਾਮਪੁਰ ਆ। ਰਾਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਸੁਣਨ ਚ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਸਿਆਲਪੁਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਏਪੁਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ 306 तहत मुकदमा दर्ज किया है। खबर मोगा से, जहां पर पिछले लंबे समय से लटकती आ रही अपनी हक की मांगों को लेकर पनबस और PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों ने देर रात 12 बजे से 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के कर्मचारियों की तरफ से पंजाब सरकार पर दोष लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने हमारी मांगें मान तो ली हैं, मगर अभी तक उन मांगों को लागू नहीं किया है, इसलिए हमें यह हड़ताल करनी पड़ी। कर्मचारियों की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी जायज मांग मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ तो कल CM का घेराव किया जाएगा। प्रॉब्लम सर उत्थों भी बसां नहीं सी चलदियां फरीदकोट तो, ते हुण तुसीं इत्थों तां देख ही रहे हो, उपरों सरकार ने आधार कार्ड तां कर दित्ते फ्री, पर हुण तुहाडे सामने ही बसां तां है नहीं। सरकारी बसां दी हड़ताल हो जांदी, फिर सानूं मुश्किल आउंदी है। प्राइवेट भी है नहीं, अज तां प्राइवेट भी घट, उन्हां 'च भीड़ ज़्यादा।
बच्चों की स्ट्राइक हमें पहले पता नहीं था, एकदम से पता लगा, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, जो कि इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी जनता खड़ी है, सब जनता को मायूस होकर देख रही है कि कब बस आए और कब जम जाएं। और टैक्सी वाला भी बहुत पैसे मांग रहा है। हर किसी ने वर्किंग डे है, वर्किंग डे पे हर किसी ने बहुत दूर दूर जाना है, कहीं ना कहीं जाना है काम से, लेकिन हमें प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਰੂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ हो। डीजीपी के आदेश पर पूरे हरियाणा में उदय कार्यक्रम के तहत पुलिस द्वारा जगह जगह जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों को साइबर क्राइम, महिला अपराधों और युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज सेक्टर 58 पुलिस द्वारा खरेरा गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को विभिन्न अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए पुलिस मैत्री का संदेश भी दिया गया। इस अवसर पर पंच सरपंचों सहित भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। ग्रामीणों को साइबर क्राइम, महिला अपराधों और युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसीपी नरेंद्र खाद्यान ने बताया कि साइबर क्राइम, महिला अपराधों और युवाओं में बढ़ते नशे की लत के प्रति बताया जा रहा है कि साथियों ने अन्य जानकारियां भी दी जा रही है कि किस प्रकार वो विभिन्न नंबरों पर डायल करके पुलिस की सहायता ले सकते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा उदय के तहत एक प्रोग्राम चलाया है और इसमें जितने भी ये नशाखोर हैं इनके खिलाफ एक अभियान हमने फरीदाबाद में सीपी साहब और डीजी साहब के आदेश से जारी है हमारा। इसमें हमने काफी लोगों की प्रॉपर्टी जो थी वो भी सील करवाई है और काफी प्रॉपर्टी जो अवैध रूप से जो उन्होंने नशे के उससे कारोबार से कमा रखी थी उनको भी हमने ध्वस्त किया है और काफी जो नशा तस्कर थे उनके खिलाफ 68 NDPS और काफी कानूनी कार्रवाई होती है, उनके कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे हमने भेजा है। और भी जैसे NDPS का काम करते हैं या शराब का काम करते हैं, उनकी सब की जो अवैध रूप से जो भी काम करते हैं उनकी सब की कमर तोड़ने का काम किया है और ये अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।